सो हाय गाइस। आज हम लोग अभी मतलब चालू करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, मतलब कैसे करना है अपने को एंड ऑल। तो सबसे पहले अपन जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लोफा ज़मीन के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं बेसिकली कि क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। विल स्टडी द क्लासिफिकेशन फर्स्ट एंड देन विल कम टू नो कि एग्जैक्टली हम लोग को करना क्या है। ठीक है, तो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ ना, जो लेप्रिसी में यूज़ होता है, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन जो लेप्रिसी में अपन बेसिकली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है सल्फोन डेरिवेटिव्स। देन सेकंड आते हैं हमारे पास फिनाजीन डेरिवेटिव्स, और थर्ड वाला अपने पास आता है नॉर्मल ड्रग्स जो अपने पास है, एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग्स भी हम लोग लेप्रिसी में यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड दूसरे एंटीबायोटिक्स जो है हमारे पास नॉर्मली, वो भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर स्टडिंग दिस मच हम लोग फिर जो है इंडिविजुअली क्लोफाज़िमिन के पास जाएंगे। ठीक है, अब सल्फोन में अपने पास है एक ही ड्रग विच इज़ कॉल्ड एज डैप्सोन। एक इम्पॉर्टेंट है डैप्सोन अपने को। इम्पॉर्टेंट डैप्सोन भी कभी अगर आएगा तो अपन उसको पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आज के लिए सिर्फ क्लोफाज़िमिन पे जो है कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। नेक्स्ट फिनाजिन डेरिवेटिव जो हमारे पास है, जो हमारा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करके रख देता हूँ मैं, इस क्लोफाज़िमिन। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग्स में कौन से ड्रग्स, सब तो ड्रग्स हम लोग लेने वाले नहीं हैं एंटी ट्यूबिकुलर के अंदर। तो कौन सा ड्रग हम लोग एंटी ट्यूबिकुलर के अंदर रहेंगे, वो होगा हमारे पास रिफैम्पिन एंड इथोनामाइड। और जो हमारा एंटीबायोटिक्स है, ओके, दैट विल बी ओफ्लॉक्सिसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन एंड मिनोसाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो ओफ्लॉक्सिसिन भी याद रहा ना आपको तो भी ठीक है, ओफ्लॉक्सिसिन भी मैं लिख देता हूँ, मॉक्सी, ठीक है, एंड मिनोसाइक्लिन। ये भी आपने याद रख लिया तो भी इम्पोर्टेंट है। ये जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर इम्पोर्टेंट ड्रग्स है जो आपको याद रहने चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो आई होप यू हैव कवर्ड द क्लासिफिकेशन कम्प्लीटली। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास था सल्फोन डेरिवेटिव विच इज डैप्सोन, फिनाजिन डेरिवेटिव विच इज़ क्लोफाज़िमिन, देन वी हैव एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग्स विच इज़ रिफैम्पिन, इथोनामाइड। देन हमारे एंटीबायोटिक ड्रग्स जो हमारे पास आते हैं दैट इज़ ओफ्लॉक्सिसिन, मिनोसाइक्लिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन। ठीक है, तो वापस अभी अपन क्या करते हैं ना कि हमने सारे क्लासिफिकेशन तो याद कर लिया। अब हमको देखना है इंडिविजुअल ड्रग विच इज़ क्लोफाज़िमिन। ठीक है, मैं उसको रब कर देता हूँ। आई होप थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं, अभी पहली बार मैंने, मतलब बहुत दिनों बाद मैंने जो है बोर्ड पे सिखाना चालू किया है, बट येस विल टैकल विद दिस। ठीक है, आई होप दैट वॉइस इज़ क्लियर। आई नो थोड़े दिन तक वॉइस का प्रॉब्लम आएगा, वो भी मैं इशू सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो क्लोफाज़िमिन के बारे में पढ़ते हैं। सो ये है फिनाजिन डेरिवेटिव। फिनाजिन कैसे दिखता है अपना को पता होगा कि दिस इज़ फिनाजिन। ओके, ठीक है, फिनाजिन, एक सेकेंड ना, आई एम फिनाजिन, हाँ एक सेकेंड। या सो फिनाजिन जो है दिखता है ऐसा है, इट इज़ लाइक दिस थिंग। अभी इसको अपन ऐसा नहीं बना सकते ना, तो इसको ऐसा बनाना पड़ेगा, और इसको भी आप ऐसे ले लो तो अच्छे से बन जाएगा। इसको मैंने ऐसा ले लिया है, इट्स अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। दिस इज़ फिनाजिन। तो फिनाजिन ऐसा दिखता है। तो क्लोफाज़िमिन जो बेसिकली है वो इसका डेरिवेटिव है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। अब क्लोफाज़िमिन के बारे में हम लोग जो है नॉर्मल बातें करेंगे, जैसे कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट है उसके अंदर एंड ऑल। ठीक है, नॉर्मल हम लोग जो बातें हैं उसके बारे में करेंगे। सो वील कम टू नो मोर अबाउट क्लोफाज़िमिन। सो ये बेसिकली है एक डाई,
ठीक है। AD त्रिपाठी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये है एक डाई, ये था डाई, ठीक है ना, ये डाई था विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, मतलब इसी के साथ साथ इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स के अंदर मैं लिखूँगा, एंड राइट दिस इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ये लेप्रोस्टैटिक के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। समझ में आपको? सो दिस लेप्रोस्टैटिक के साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हो गया, बराबर है। और दूसरा चीज़ जो हमको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, ठीक है। सो देयर आर बेसिकली 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मैं MOA लिख देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है यहाँ पर कि ये जो DNA है, अभी जो M. लेप्रे है विच इज़ द ऑर्गेनिज्म बिहाइंड लेप्रेसी, ठीक है ना, इसका जो क्या बोलते हैं अपन उसको, DNA रहता है, ठीक है ना, इसका जो DNA रहता है, ठीक है ना। अब DNA बनाने के लिए जो है लेप्रे को एक टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है। लेप्रे को छोड़ो आप, हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर भी जब हम DNA सिंथेसाइज करते हैं तो जिसको हम बोलते हैं ना प्राइमर DNA, आपको शायद से पता होगा प्राइमर DNA के बारे में इन PCR। तो प्राइमर DNA जो होता है ना, बेसिकली दैट फंक्शंस एज अ टेम्पलेट, एंड देन उसके ऊपर से आके फिर जो हमारा है DNA पॉलीमरेज जो है उसके ऊपर आके एक्ट करता है, ठीक है ना, एंड देन इट मेक्स देन इट elongates द चेन एंड ऑल दो स्टफ। तो ये जो है प्राइमर के बारे में इंपॉर्टेंस है। तो लेप्रे के अंदर भी टेम्पलेट फंक्शन जो होता है ना लेप्रे के DNA का, ठीक है ना, उसको जाके ख़राब कर देता है हमारा क्लोफाज़िमीन। तो जो क्लोफाज़िमीन है इसको जाके जो है एक अटका देता है, ठीक है। और दूसरा एक करेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म था। सेकंड मैकेनिज्म जो हमारे पास है वो क्या है कि मेम्ब्रेन फंक्शन के साथ बहुत ज़्यादा लफड़ा करता है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन फंक्शन का लफड़ा करेगा। तो मेम्ब्रेन फंक्शन, और थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है ये माइटोकॉन्ड्रिया के ETC के साथ लफड़ा करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको हम बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारा होता भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये 3 मैकेनिज्म जिसके वजह से एक्ट करता है। पहली बात तो ये DNA के टेम्पलेट फंक्शन के साथ रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से टेम्पलेट इसका ख़राब हो जाएगा DNA का, तो DNA बनेगा ही नहीं, DNA पॉलीमरेज जो बेसिकली है उसके ऊपर एक्ट ही नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस। सेकेंड मैकेनिज्म दैट क्लोफाज़िमीन कैन डू इज़ मेम्ब्रेन फंक्शन के साथ ये प्रॉब्लम कर सकता है, एंड मतलब जो क्लोफाज़िमीन हमारे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे का जो बेसिकली हमारा मेम्ब्रेन है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। और थर्ड मैकेनिज्म जो हमारे पास है वो है माइटोकॉन्ड्रियल ETC जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, तो उसके साथ लफड़ा करेगा, बिकॉज ऑफ विच द ऑर्गेनिज्म विल डाई, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, ओके। नाउ दूसरी चीज़ जो हम लोग को यहाँ पर दिमाग में रखनी होती है, MOA की बात हमारी हो गई, एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात हमारे पास हो गई। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्स ऑफ क्लोफाज़िमीन, ठीक है ना, है एक अटका देता है, ठीक है। और दूसरा एक करेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म था। सेकेंड मैकेनिज्म जो हमारे पास है वो क्या है कि मेम्ब्रेन फंक्शन के साथ बहुत ज़्यादा लफड़ा करता है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन फंक्शन का लफड़ा करेगा। तो मेम्ब्रेन फंक्शन, और थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है ये माइटोकॉन्ड्रिया के ETC के साथ लफड़ा करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको हम बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारा होता भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये 3 मैकेनिज्म जिसके वजह से एक्ट करता है। पहली बात तो ये DNA के टेम्पलेट फंक्शन के साथ रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से टेम्पलेट इसका ख़राब हो जाएगा DNA का, तो DNA बनेगा ही नहीं, DNA पॉलीमरेज जो बेसिकली है उसके ऊपर एक्ट ही नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस। सेकेंड मैकेनिज्म दैट क्लोफाज़िमीन कैन डू इज़ मेम्ब्रेन फंक्शन के साथ ये प्रॉब्लम कर सकता है, एंड मतलब जो क्लोफाज़िमीन हमारे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे का जो बेसिकली हमारा मेम्ब्रेन है उसको डिस्टर्ब कर सकता है।
और थर्ड मैकेनिज्म जो हमारे पास है वो है माइटोकॉन्ड्रियल ईटीसी। ईटीसी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, तो उसके साथ ही लफड़ा करेगा, बिकॉज ऑफ विच द ऑर्गेनिज्म विल डाई। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। ओके, नाउ दूसरी चीज़ जो हम लोग को यहाँ पर दिमाग में रखनी होती है, एमओए की बात हमारी हो गई, एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात हमारे पास हो गई। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्स ऑफ क्लोफाजिमिन। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है ना कि कैसे होता है कि जो हमारा क्लोफाजिमिन है, क्लोफाजिमिन जो बेसिकली है वो स्लोअर है एज कम्पेयर टू डैप्सोन। ओके, सो क्लोफाजिमिन इज स्लोअर देन डैप्सोन। दूसरे कोई पॉइंट्स हमारे पास है इसके पास? दूसरी चीज़ें जो हम लोग को यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ती है दैट इसका ये है ओरली एक्टिव। अब काइनेटिक्स के बारे में बात करें सपोज, तो उसमें ये आता है हमारे पास। ठीक है ना, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात हमारे पास ये होगी कि ओरली एक्टिव है। ये ओरली एक्टिव है बिकॉज आपको कितना परसेंट ऑब्जॉर्प्शन होता है, कितना परसेंट ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि ओरली एक्टिव है कि नहीं। ओके, दूसरी बात जो मेरे को बोलनी थी, अक्यूमुलेट कहाँ पर होता है। सो अक्यूमुलेशन कौन से ऑर्गन्स में, कौन से एरियाज में अक्यूमुलेट होता है? ये होता है माइक्रोफेजेस में अक्यूमुलेशन। तो पहला पॉइंट माइक्रोफेजेस में अक्यूमुलेट होता है। सेकंड, ये अक्यूमुलेट होता है हमारे फैटी टिश्यूज़ के अंदर। ओके, और अभी फैटी टिश्यूज़ के अंदर होता है ये, तो ऑफकोर्स फैटी टिश्यूज़ को एग्जामिन भी किया होगा साइंटिस्ट लोगों ने, तो उन्होंने ये बात निकाली होगी कि दिखते कैसे हैं। अगर फैटी टिश्यूज़ के अंदर एक्यूमुलेट होते भी हैं तो ये दिखते कैसे हैं? दीज लुक लाइक नीडल शेप क्रिस्टल्स। तो नीडल शेप क्रिस्टल्स ऐसे दिखते हैं। ठीक है ना, तो लुक लाइक नीडल शेप क्रिस्टल्स बेसिकली। ओके, बराबर है। सो दे लुक लाइक नीडल शेप क्रिस्टल्स। दूसरा, अभी अगर हम काइनेटिक्स की बात करेंगे तो मैंने बोला ऑलरेडी एक्टिव तो है ही। ठीक है, दूसरा एक चीज़ें मेरे को बोलनी पड़ेगी यहाँ पर, हम लोग हमेशा याद रखनी पड़ती है, CSF पेनिट्रेशन इज़ बैड। ज़्यादा अच्छे से CSF पेनिट्रेशन कर ही नहीं पाता। ठीक है, तो काइनेटिक्स में ये सब बातें हो गई। फर्स्ट थिंग जो हमको याद रखनी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ओरली एक्टिव है ये। दूसरी चीज़ हमको जो याद रखना है यहाँ पर, दैट CSF पेनिट्रेशन इज पुअर। तीसरी जो हमको याद रखनी है कि अक्यूमुलेट कौन से टिश्यूज़ में होता है। एक तो माइक्रोफेज में हो सकता है ये अक्यूमुलेट, और दूसरा ये फैटी टिश्यूज़ में अक्यूमुलेट हो सकता है, और फैटी टिश्यूज़ में अगर अक्यूमुलेट होगा भी तो ये होगा अक्यूमुलेट इन द फॉर्म ऑफ नीडल शेप क्रिस्टल्स। ठीक है ना, तो वो एक चीज़ है, वो हो सकता है यहाँ पर, बराबर। तो वो ये हमारा सब काइनेटिक्स बारे में हो गया। नाउ विल स्टडी अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लोफाजिमिन। क्लोफाजिमिन में एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में क्या करेंगे यार? चलो एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू KDT पार्टी के हिसाब से बात करूँ तो स्किन में डिवाइड किया हुआ है और GI सिम्टम्स के बारे में डिवाइड किया हुआ है इसको। So the adverse effects have been divided into two things. One is your skin and one is your GI symptoms. ठीक है, तो स्किन की क्या क्या है? स्किन का ये यहाँ पर ये है कि रेडिश ब्लैक कलरेशन फॉर्म कर देता है। रेडिश ब्लैक डिसकलरेशन। ठीक है, ओके, बाद में डिस्कलरेशन ऑफ हेयर एंड बॉडी का भी डिस्कलरेशन कर सकता है ये, समझे आपको? तो जो नॉर्मली हमारा स्वेट निकलता है या फिर जैसे कुछ भी बोलो यार, ठीक है ना, नॉर्मली आपके जो फ्लूइड्स निकलते हैं
उसको मतलब अभी आप जैसे कैसे बोलूँ मैं आपको, हाँ जबकि स्वेट होते हैं बेसिकली, उसको भी डिस्कलर कर सकता है। तो स्किन की रिलेटेड अगर बात करूँ तो स्वेट को ये डिस्कलर कर सकता है। बराबर है। दूसरी चीज़ जो ये कर सकता है कि स्किन को ड्राई कर सकता है एंड इचिंग। अभी ड्राई हुआ है तो इचिंग तो होगी, बराबर है। तो ये सेट को स्किन को ड्राई और इचिंग भी करा सकता है। एक्ने, अभी ड्राई हो गया तो एक्ने तो होना ही है। इतना तो हम लोग ने अपने 8 सेमेस्टर के मतलब सिंस 7 फाइनल ईयर, इतना तो हमने कॉस्मेटिक्स अगर किसने लिया होगा तो सबको पता है कि अगर ड्राई स्किन होती है, कॉस्मेटिक्स नहीं भी लिया होगा समवन, तो किसी सबको ये नॉर्मल एक पता होता ही है कि जब भी स्किन ड्राई होती है, फिर बोल लो कि ऑयली होती है, ड्राई नहीं ऑयली होती है ना, तभी एक्ने फॉर्म होता है। बट जो हमारा ये है क्लोफाज़ेमिन, ये ड्राई स्किन के ऊपर भी एक्ने फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। एक्ने बराबर है। फूड टॉक्सिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। फूड टॉक्सिसिटी तो है यहाँ पर, ओके। एंड कंजक्टिवल पिगमेंटेशन, ठीक है, ये कर सकता है। सो दीज आर द सम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ, मतलब स्किन रिलेटेड अगर एडवर्स इफेक्ट्स की बात करूँ तो मतलब ये है, ओके। तो अभी डरने की कोई बात नहीं। कंजक्टिवल पिगमेंटेशन वही है जो आप सोच रहे हो, मतलब कंजक्टिवा के अंदर आँखों के अंदर थोड़ी सी दिखता है ना, गोटी गोटी कुछ दिखता है। गोटी नहीं बोलना चाहिए मुझे, बिकॉज दैट इज़ समथिंग डिफरेंट ओनली। बट आँखों के ऊपर, आँखों का एक वाइट कैनवस है, मतलब वाइट, अपन बोलते हैं ना आँख हमारी वाइट है, जो भी है, तो वाइट वाइट इतना क्लीन हमारा आँख होता है, उसके अंदर छोटा सा एक स्पॉट होता है ना, जो यू नो ब्लैकिश स्पॉट है जो बोल सकते हो आप। इट लुक्स लाइक समथिंग, मतलब यू नो, सो दैट इज़ योर पिगमेंटेशन, ठीक है, दैट इज़ योर पिगमेंटेशन। तो ये हो गए स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब हमारे पास हो गया GI सिम्टम। GI सिम्टम्स तो आप यार बचपन से ठोकते आ रहे हो यार, नौशिया, वॉमिटिंग, यू नो, दोज आर फेवरेट सिम्टम्स। तो GI सिम्टम्स लिख लेते हैं, उसमें अपना नौशिया आ गया, वॉमिटिंग आ गया, ठीक है। सब ये है, ठीक है ना। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है एब्डोमिनल पेन तो होता ही है, बट साथ साथ में वेट लॉस भी होता है। और साथ साथ में अगर आप देखो तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं लूज टूल्स होते हैं, ओके। इट कैन ऑल्सो कॉज अ रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज लेप्रा रिएक्शन, विच वी आर गोइंग टू स्टडी and which you are going to understand in this video very soon in the end, okay। and ठीक है, तो दिस इज़ इन दी एंड ऑफ कोर्स अभी ये है। तो दिस इज़ लेप्रा रिएक्शन एंड मतलब लेप्रा रिएक्शन हम लोग और पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। बट GI सिम्टम्स के अंदर अगर आपको याद रखना है तो नौशिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, लूज टूल्स हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके GI सिम्टम्स हो जाएंगे। स्किन में तो अपन ने याद कर ही लिया था। स्किन में तो क्या होने वाला है कि आपका जो कंजक्टिवल पिगमेंटेशन हो सकता है, एक्ने फॉर्म इरप्शंस हो सकते हैं, ड्राई स्किन, इची स्किन हो सकती है। बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, रेडिश ब्राउन डिस्कलरेशन हो सकता है। आपको जो बॉडी सिक्रेशन जैसे कि आपके स्वेट जो आपकी हो गई, उसके अंदर भी डिस्कलरेशन हो सकता है, दैट कैन हैपन, ठीक है। दिस ऑल थिंग्स कैन हैपन। नाउ वी विल टॉक अबाउट लेप्रा रिएक्शन, ओके। एंड व्हाट इज़ लेप्रा रिएक्शन, हम थोड़ा मानते हैं। क्लोफाज़ेमिन की तो बात हो गई, तो वापस एक बार आपको चाहिए तो मैं ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर रिगार्डिंग क्लोफाज़ेमिन में लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा था, एंड इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी एज वेल, प्लस इट इज़ लेप्रोस्टैटिक, बराबर है। देन काइनेटिक्स हमने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था इसके बारे में, दैट डैप्सोन से स्लो है, हिंदी में लिख दिया, तो इट इज स्लोअर देन डैप्सोन। ओरली अब्जॉर्प्शन होता है, यस सर होता है। ओरली अब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं होता है, यस सर होता है भैया।
अच्छा, CSF पेनिट्रेशन पुअर है कि नहीं? CSF पेनिट्रेशन पुअर है, यस पुअर है। दूसरी चीज़ जो मेरे को यहाँ पर लिखनी थी अपना हाँ बराबर। फिर हमने एक्यूमुलेशन के बारे में बात की थी। एक्यूमुलेशन क्या क्या होता है यहाँ पर, कौन सी चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती है। तो एक्यूमुलेशन में क्या लिखेंगे अपन, इट एक्यूमुलेट्स इन फैटी टिश्यूज नीडल शेप क्रिस्टल्स के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा इट एक्यूमुलेट्स इन योर फैटी टिश्यूज़ में, तो ये एक्यूमुलेट होता ही है। साथ साथ में ये एक्यूमुलेट होता है हमारा मैक्रोफेजेस के अंदर, बराबर है। बाकी जो आपका फिर ये तो हमारी हो गई एक्यूमुलेशन की बात होगी। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं यार? एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे स्किन रिलेटेड। स्किन में तो एक्ने, ड्राई स्किन, ठीक है। फिर तीसरा क्या करता है, वो एक्ने करता है, ड्राई स्किन करता है, ठीक है ना। इट ऑल्सो कॉजेज डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्वेट, बराबर है कि नहीं बराबर है? डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्वेट। फिर GI सिम्टम्स आपको पता ही था, अभी भी लिखा है यार, नो नीड ऑफ मेंशनिंग इट नाउ, ओके। तो नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर व्हाट इज़ लेप्रा रिएक्शन सो दैट यू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, ओके। क्योंकि मैंने इसके अंदर मेंशन किया था GI सिम्टम्स के अंदर लेप्रा रिएक्शन भी होता है, ओके। सो वी स्टडी दैट इन अनदर वीडियो, थैंक यू।